नमस्ते। सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हम कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता, जिसके अंतर्गत यहाँ जो हमने अध्याय स्टार्ट किया है वह है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। उसी के अंतर्गत, उसी क्रम में, उसी श्रेणी में आज हम जो टॉपिक देखेंगे वह है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था। एक ऐसा शहर जिसमें हर चीज़ प्लान की हुई थी। संभवतः हम यह देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इसी कारण इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, इसको अगर हम देखें, इसकी सूक्ष्मता हम देखें तो मोहनजोदड़ो जो है वह सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, या हम कहें हड़प्पा सभ्यता का। सबसे पहले खोजा गया अगर क्षेत्र पूछा जाए तो हमें करना है कि हड़प्पा था। इसी कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल पूछा जाए तब हम कहेंगे कि मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि बस्ती जो है वह दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन निचले स्थान पर बनाया गया। तो एक साधारण प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो में जो शहर की बसावट थी वह कितने भागों में विभाजित थी। तो हम क्या कहेंगे, दो भागों में विभाजित थी। दोनों भागों में हम देखते हैं क्रम से दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग तथा निचला शहर का नाम दिया गया। जो छोटा भाग है वह थोड़ा ऊंचाई पर था। इसी कारण दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की जो संरचनाएं थी वह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। तात्पर्य क्या है कि जो शहर है उसकी जो बसावट है वह दो भागों में है। देखिए, एक छोटा भाग है जो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा हम देखते हैं काफ़ी बड़ा भाग बसावट में है, परंतु अपेक्षाकृत हम देखें तो इस छोटे भाग से थोड़ा निचला शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस भाग को हम कहेंगे दुर्ग। क्या कहेंगे? दुर्ग, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है। और जो बड़ा भाग है जो थोड़ा सा कम ऊंचाई पर स्थित है उसे हमने क्या नाम दिया है? निचला शहर नाम दिया है। इसी प्रकार क्रम से नाम दुर्ग किसका नाम है? जो ऊंचाई पर स्थित है, और जो थोड़ा नीचे स्थित है उन्हें निचला शहर का नाम दिया गया है। अब दुर्ग ऊंचा है क्योंकि वह किस पर निर्मित है? कच्ची ईंटों के चबूतरे पर निर्मित है। दुर्ग को चारों तरफ से एक दीवार बना करके घेरा हुआ है, अर्थात सुरक्षा की हुई है ताकि कुछ वह निचले शहर से अलग भी दिखाई दे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया है। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने में श्रम की आवश्यकता होती। अब हम देखते हैं कि एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने पर शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नियोजित केंद्र हम इसे कह सकते हैं, सबसे नियोजित क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं, जिसका निर्माण पूरे प्लान के साथ में हुआ है। तो कहा जाता है इसमें कि पहले क्या किया जाता था? एक चबूतरा बना दिया जाता था, चबूतरे का निर्माण किया जाता था और उसी पर सारे भवन का निर्माण निश्चित क्षेत्र में किया जाता था। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? नियोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात पहले बस्ती का नियोजन किया जाता, फिर उसके अनुसार उस पर कार्य किया जाता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ईंटें यूज़ ली गई, जिन ईंटों का प्रयोग हुआ, उन्हें पहले धूप में सुखाया गया है, या फिर हम हो सकता है कि उन्होंने उसे भट्टी में पका करके उनका अनुमान निश्चित अनुपात लिया है। उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई और उनकी ऊंचाई क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में ली गई। जब भी एक ही हम देखते हैं, जब एक ही आकार की सभी ईंटें हर क्षेत्र में मिलती है तो हम उसे कह सकते हैं हड़प्पा कालीन ईंटें। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण किस प्रकार किया गया। सबसे पहले हमने इसका भवन निर्माण देखा।
अब हम देखते हैं भवन कितने भागों में था, 2 भागों में था। जो ऊंचाई पर स्थित है उसे हमने दुर्ग की संज्ञा दी, और जो थोड़ा निचला शहर है उसे हमने निचला शहर नाम दिया। अब हम देखते हैं नालों का निर्माण। मोहनजोदड़ो के लोग हैं, या हम कहें कि हड़प्पा कालीन जो शहर हैं उनकी हम विशेषताएं देखें तो देखिए, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तब भी हम देखते हैं कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति से तात्पर्य क्या होता है, कुछ इस तरीके से समझिए, कुछ इस तरीके से एक दूसरे को चौकोर काटती हुई जो सड़कें होती हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल में आवासों को निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों में जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। कुछ इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर नालों का निर्माण किया गया था। यह कुछ चित्र में हम देखते हैं, यह कुछ एक बहुत बड़ी नाली दिखाई दे रही है, मोहनजोदड़ो की एक नाली। इसके विशाल प्रवेश द्वार को यहाँ पर दिखाया गया। गृह स्थापत्य में हम देखते हैं मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसे कार्यों या गतिविधियों का केंद्र हुआ होगा। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। देखिए, उस समय हम देखते हैं दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। और इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं जो मेन गेट है, मुख्य द्वार होता था घर का, मुख्य द्वार से हम देखते हैं आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा कोई अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या फिर छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिलते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो से हमें सीढ़ियों के अवशेष भी मिलते हैं। कई आवासों में कुएं भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया गया होगा। देखिए, कुओं का निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता था कि रास्ते में चलता भी अगर व्यक्ति कोई प्यासा हुआ है तो वह राहगीर वहाँ से पानी पी सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कुल लगभग कितनी थी, 700 थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो शैली है, जो व्यवस्था है, जो इनका आवास या निर्माण का तरीका है, वह अत्यंत ही सुदृढ़ था। फिर हम देखते हैं दुर्ग। इसी क्रम में हमने सबसे पहले नालियों का निर्माण देखा, फिर हमने गृह स्थापत्य देखा। अब हम देखते हैं कि इस समय के दुर्ग कैसे थे। देखिए, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं, निचले शहर की विशेषताएं हमने देखी, अब हम दुर्ग की विशेषताएं देखते हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः, देखिए हर चीज़ हम इतिहास में संभवतः कह सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। श्योरिटी इसमें नहीं होती है कि हाँ 100% यही हुआ होगा। एक संभावना है कि विशिष्ट किसका प्रयोग, दुर्ग पर हमें एक ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता होगा। इनमें से एक हम देखते हैं माल गोदाम या हम कह सकते हैं अन्नागार। माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष रहे हैं, जबकि इसके ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने हुए हों जो बहुत पहले ही नष्ट गए हों। और विशाल स्नानागार भी मिलता है। देखिए, विशाल अन्नागार कहिए तब भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है, और विशाल स्नानागार कहिए तब भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। अब स्नानागार की हम बात करें तो देखिए, स्नानागार जो है, विशाल स्नानागार आंगन में बना होता था। यह लगभग हम यह कहें कि एक आयताकार जलाशय था जिसके चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी।
जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले के रूप में बह जाता था, जिसके उत्तर में एक गली और दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बने थे। कितने स्नानागार? 8 स्नानागार बने हुए थे। ये कुछ विशेषताएं हैं स्नानागार की। विशाल स्नानागार मिला है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं कि 8 स्नानागार थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ बने एक नाले से मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इनका प्रयोग किसी न किसी प्रकार से विशेष कोई आनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। यह कोई जलाशय है, या हम कहें कि यह जो स्नानागार है, स्नान करने का स्थान है, इसका प्रयोग किसी अनुष्ठान के समय किया जाता होगा। रोज़मर्रा में इसका प्रयोग नहीं होता था। इसी के साथ मोहनजोदड़ो के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। आगे की जानकारी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल।